गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 मांग की लोच के अंतर्गत मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे जानेंगे। मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधियां होती है। पहला है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरा है ज्यामिति अथवा बिंदु विधि, तीसरा जो है वो है कुल व्यय विधि। अब एक एक कर हम जानेंगे ये क्या है। सबसे पहले अनुपातिक या प्रतिशत विधि क्या है। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लास्क ने किया था, इसलिए इस विधि को फ्लास्क मेथड भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फ्लास्क, इस विधि के अनुसार मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से डिवाइड कर दिया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह है, यहाँ पर देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल माइनस डेल्टा Q बाय Q मल्टीप्लाई P बाय डेल्टा P। यहाँ पर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल माइनस Q1 माइनस Q बाय Q मल्टीप्लाई P बाय P1 माइनस P। यहाँ जो ये डेल्टा Q है कि डिमांड में कितना प्रतिशत कमी हुआ या ज़्यादा हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, तो उस परिवर्तन को हम कैसे निकालेंगे। तो उस परिवर्तन को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है Q1 माइनस Q। उसी तरह हम प्राइस में क्या परिवर्तन हुआ, कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ, उस परिवर्तन को जानने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे P1 माइनस P, ये वाला। तो इसीलिए हमने यहाँ डेल्टा Q के बदले Q1 माइनस Q लिखा है और यहाँ डेल्टा P के बदले P1 माइनस P लिखा है। अब प्रोफेसर फ्लास्क ने बतलाया कि मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को, तो यहाँ पर ये जो मांग में होने वाले प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो उसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, मांग में जो होने वाला परिवर्तन है और जो प्रारंभिक मांग है, जो पहले वाली मांग है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पर देखिए जो डेल्टा साइन है, मैंने फॉर्मूला में ऊपर लिखा, उस डेल्टा का मतलब ये होता है चेंज, प्राइस या डिमांड में चेंज। तो डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। अब यदि हमें मांग में परिवर्तन को जानना है, अर्थात मांग में परिवर्तन को हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा Q, तो उसे हम किस तरह जानेंगे, इस फॉर्मूला के द्वारा, डेल्टा Q इज इक्वल Q1 माइनस Q। और इस Q1 का क्या मतलब होता है, नई वाली मांग या परिवर्तित मांग, और इस Q का मतलब होता है पहले वाली मांग या फिर प्रारंभिक मांग। उसी तरह अब हम कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का अर्थ जानेंगे। कीमत में होने वाले परिवर्तन और प्रारंभिक कीमत को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परसेंटेज बदलाहट आई है। तो प्राइस को हम डेल्टा P से इंडिकेट करते हैं, और डेल्टा P निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है P1 माइनस P। यहाँ पर P1 का मतलब होगा नई कीमत, और ये जो P है उसका मतलब होगा पहले वाली कीमत या फिर प्रारंभिक कीमत। आपने देखा होगा पहले जब मैंने फॉर्मूला लिखा तो वहाँ पर मैंने माइनस साइन दिया था। वो जो माइनस साइन है
वो प्राइस और जो डिमांड है उसमें विपरीत संबंध को बतलाता है। मान लिया कि बात प्राइस में 10% डिक्रीज होने पर डिमांड में 20% इंक्रीज हो रहा है। यहाँ हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, -20%, 10%, माइनस यहाँ 10 पर 10 के आगे माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कमी को दिखाने के लिए हम लोग जो प्राइस है उसके आगे क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। अब इसे सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे काटेंगे तो -2, मतलब कि माइनस माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ये जो साइन है, ये दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, वो प्लस बन जाता है, अर्थात इसका जो आंसर है वो प्लस में आएगा, अर्थात 2। तो इस तरह से जो मांग की कीमत लोच के अंक के पहले माइनस साइन नहीं लगाते हैं, इसे कीमत लोच के फॉर्मूला से पहले लगा दिया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्राइस और डिमांड दिया गया है, किसी वस्तु की प्राइस और डिमांड को दिया गया है। हम कोई वस्तु ले लेते हैं, एक पेन को ले लेते हैं। जब एक पेन की कीमत 8 रुपये है और 8 रुपये जब है तो उसकी जो डिमांड है वो 10 पेन की है। जब वही कीमत जो है वो कम हो जाती है 4 रुपये, तब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़कर 10 से 12 हो गई है। अब हमें इसका जो है प्रतिशत विधि से मांग की लोच ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 8 है वो क्या है, P है, अर्थात प्रारंभिक कीमत है। और ये जो 4 है वो नई कीमत है, अर्थात उसको हम P1 लिखेंगे। यहाँ पर ये जो डिमांड है जो 10 है उसको हम Q मानते हैं, और ये जो दूसरे वाली है नई जो मांग है उसको हम लोग Q1 से डिनोट करते हैं। अब हमें निकालना है मांग की लोच। P हम जान गए कितना है, 8 है। P1 जान गए हम कितना है, 4। सबसे पहले हम लोग परिवर्तन निकालेंगे कि कितना चेंजेस हुआ है, डेल्टा P और डेल्टा Q निकालेंगे। उसके बाद हम उसे फॉर्मूला पर बैठा देंगे। यहाँ पर देखिए डेल्टा P निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिया था P1 माइनस P। P1 क्या है, 4 है, और P है 8। इसे हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। अब इसी तरह हम Q निकालेंगे, डेल्टा Q। डेल्टा Q निकालने के लिए हमें जानना चाहिए कि Q क्या है और Q1 क्या है। यहाँ पर Q है 10 और Q1 है 12। डेल्टा Q निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है Q1 माइनस Q। अब यहाँ पर Q1 है 12 और Q है 10, माइनस करने पर 2 आ गया। अब इसे हम डेल्टा Q और डेल्टा P हमें मिल गया है, अब हम उसे फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल डेल्टा Q बाय Q मल्टीप्लाई P बाय डेल्टा P। यहाँ पर हमने लगा दिया, डेल्टा Q हो गया 2 और Q हो गया 10, P हो गया 8 और डेल्टा P हो गया 4। इसे सोल्व करने पर हमें 2/5 मिलेगा। इससे फिर आंसर हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पर ये जो मांग की लोच की श्रेणी है वो 1 से कम है, इकाई से कम है। हमें पता चल गया कि वो इकाई से कम है। तो इस तरह से हम प्रतिशत विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। फिर सेकंड जो है वो है ज्यामिति या बिंदु विधि। इस मेथड के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए एक मांग वक्र ड्रॉ किया जाता है।
और मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर, मतलब कि अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। एक मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की जो लोच है वो अलग अलग प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो फॉर्मूला है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, अर्थात इसे हम हिंदी में देखेंगे तो निचला भाग बटे ऊपर का भाग। इस तरह देखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका कि कैसे हम ज्यामिति या बिंदु विधि से मांग की लोच को माप सकते हैं। यहाँ पर एक रेखा चित्र है। इस पर हमने ये जो रेखा चित्र है इस तरह एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस को दिखाया गया। ये जो है ये डिमांड कर्व है। अब हमें जानना है कि किसी एक बिंदु पर, हमने यहाँ P बिंदु लिया है, P बिंदु पर मांग की लोच क्या है। यहाँ पर फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या है यहाँ, मतलब कि Pn बाय अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट क्या होगा, Pm होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Pn बाय Pm। अगर हम P बिंदु पर मांग की लोच माप रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ओर क्या है, बराबर है। जब दोनों हिस्सा बराबर है तो मांग की लोच इकाई के क्या होगी, बराबर होगी। और इसी तरह यदि हम किसी और बिंदु को ले लेते हैं, यदि नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से ज़्यादा होता है, मान लें के बाद वो यहाँ पर बिंदु को ले लेंगे, आर बिंदु ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो लोअर सेगमेंट है वो अपर सेगमेंट से क्या है, ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगी, मांग की जो लोच है वो इकाई से ज़्यादा है। इकाई से ज़्यादा कैसे लिखते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस तरह, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं हम, यदि जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर के हिस्से से कम है, यहाँ पर हम कोई बिंदु लेते हैं, एस बिंदु लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर ये जो लोअर सेगमेंट है वो कम है अपर सेगमेंट से, तब क्या हो जाएगी, मांग की लोच की माप इकाई से कम हो जाएगी, अर्थात